हेलो व्यूअर्स, एक नया टॉपिक के लिए आपके सामने आया। हमारे जहाज़ में इमरजेंसी बैकअप के लिए क्या सिस्टम रहता है वो आपको बताएंगे, और जो इमरजेंसी बैकअप का पावर सोर्स क्या है वो भी बताएंगे। हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा जहाज़ चलता है तो जो भी इक्विपमेंट्स हमेशा बराबर रहना चाहिए। तो उसमें से एक है हमारा इमरजेंसी बैकअप। जो पावर सोर्स है, पावर सोर्स जहाज़ का है, वो अगर सिस्टम ख़राब हो गया तो इमरजेंसी में हमारे इसमें क्या है और इमरजेंसी में क्या क्या इक्विपमेंट चलता है जहाज़ में, वो भी बताएंगे। तो इमरजेंसी पावर बैकअप जो होता है हमारा बैटरी से आता है। वो बैटरी बैंक आपको सामने दिखाएंगे, दिखाओ। देखिए, ये पावर बैंक है हमारा। 5 इधर है और 5 इधर है। ख़राब हो गया, 2 जनरेटर है, स्टैंड बाई एक है, एक रनिंग है। रनिंग भी ख़राब हुआ, स्टैंड बाई भी ख़राब हुआ, तो फिर उसको बोट को तो चलना चाहिए। बोट पूरा ऑटोमेशन है, जो भी सिस्टम है वो ऑटो में चलता है, और ऑटो सिस्टम हमारा 24 वोल्टेज में कनेक्टेड है। तो ये 24 वोल्टेज हमको यहाँ से मिलता है पावर से। अगर पूरा पावर सोर्स ख़राब हो गया तो यहाँ से बैकअप लेके हमारा जहाज एटलीस्ट पोर्ट लिमिट से बाहर है तो पोर्ट लिमिट के फिर पोर्ट लिमिट में लेके आने के लिए ये सिस्टम तैयार रहता है। और भी है कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भी पावर से अगर खराब नहीं हो गया तो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा चलेगा नहीं, तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम को इस पावर सोर्स से चलाता है। ठीक है, तो अभी इस बैटरी को हम लोग कैसे मेंटेनेंस करता है वो आपको बताएंगे। क्योंकि ये बैटरी जो है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बैटरी आज के ज़माने में बैटरी हर घर पे है, सबका घर पे पावर बैकअप सिस्टम यही बैटरी रहता है। यहाँ हमारा थोड़ा ज़्यादा है लोड, क्योंकि ज़्यादा लोड है इसलिए ज़्यादा है। और हमारा घर में जो चलता है वो कई इतना बैटरी नहीं लगता है, 1 या 2 बैटरी से हो जाता है। मान लीजिए 150 एम्पियर या 200 एम्पियर का बैटरी लेगा तो 4-5 घंटा बैकअप घर पे दे देता है। लेकिन हमारा बैकअप टाइम ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए पोर्ट के बाहर है जहाज, तो उसको कम से कम 5 घंटा 6 घंटा लगेगा अंदर आने के लिए। तो उस 5-6 घंटे के अंदर बहुत सारे लोड रहता है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, पावर इंजन ऑटोमेशन सिस्टम चलता है। तो ये सब चीज़ चालू रखने के लिए हमारा ये बैकअप का ज़रूरी पड़ता है। तो बैकअप का नॉर्मली कुछ काम नहीं रहता है, हमेशा जनरेटर से ही चलता है। जब कुछ ख़राब हो गया, एकदम पूरा दोनों जनरेटर ख़राब हो गया, तब इसका काम रहता है। तो इसको हमेशा मेंटेन करते हैं हम लोग मंथली। इसका जो भी ये मेंटेनेंस सिस्टम वो कर लेता है। तो मेंटेनेंस में हम क्या क्या करते हैं आपको एक एक करके बताएंगे। राव ऑटोमीटर लो, आगे आ जाओ। क्योंकि ये हम लोग केमिकल हैंडलिंग करने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको केमिकल हैंडलिंग चीज़ क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। देखिए, एक एप्रॉन चाहिए, एक गॉगल्स चाहिए, केमिकल हैंडलिंग वाला गॉगल्स। और इसका डेंसिटी लेने के लिए ये हाइड्रोमीटर यूज़ करता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर इसका डेंसिटी, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसका डेंसिटी हम लोग इसी से लेते हैं। मतलब हम लोग क्या सबका इसी से ही लेता है। और इसका वोल्टेज मापने के लिए एक मल्टीमीटर चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, आगे जाऊँ। ये 5 बैटरी है, एक बैटरी 150 एम्पियर का है, 150 एम्पियर आवर का है। क्या क्या करना है, पहले तो ये इंडिकेटर चेक करना है, वाटर लेवल चेक करना है। वाटर लेवल में क्या है, ये इंडिकेटर देखिए, जो ऊपर में एक मार्क होगा, ये रेड वाला जो है, ये इधर एक ग्रीन मार्क होगा। इंडिकेटर का जो अंदर वाला है रेड है, ये ग्रीन के पास होना चाहिए। इसका वाटर लेवल बताता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो बताता है। और इसमें ये टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल में कोई इसमें सल्फेट जमा, कोई कार्बन या सल्फेट जमा नहीं होना चाहिए। हमेशा इसको साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि ये कांटेक्ट बनाता है इस टर्मिनल के बीच में और इस पावर कनेक्टर के बीच में। अगर सल्फेट जमेगा तो कांटेक्ट नहीं बनेगा, उसमें पावर सोर्स बराबर इसमें ये नहीं होगा, आउटपुट नहीं निकलेगा या इसको चार्ज नहीं कर पाएगा। इसको हमेशा बराबर होना चाहिए। और इसको बराबर रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम जेली इसको मॉइस्चर लगने नहीं देता है। तो जो चार्जिंग के टाइम और डिस्चार्जिंग के टाइम में क्या केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके बदले में हमको पावर आउटपुट मिलता है, वो आप डिटेल आपको बताऊंगा पेपर में। ये देखिए, ये है पेट्रोलियम जेली, जो हम लोग वेस्लिन यूज़ करते हैं वही है। ठंडी के टाइम में जो वेस्लिन यूज़ करते हैं वही है पेट्रोलियम जेली। हाइड्रोमीटर दो,
हाइड्रोमीटर रीडिंग लो, क्योंकि ये केमिकल है तो केमिकल हैंडलिंग वाला सामान हमको यूज करना है, जिसको चेक करने के लिए जो ये आप लोगों को जो बताया इसको हम बोलते हैं पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसका जो सेफ्टी पर्पज इसको हमेशा तो इसको लेना है पानी ऐसा जैसे आप लोग लेते हैं लगाओ उठाओ, तो इस तरह से पानी अंदर लेना है और ये लगाओ नीचे, हाँ नीचे कर दो, अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये पानी इसको मेजर करना है, अंदर पानी जो होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये हाइड्रोमीटर है, इसके अंदर क्या मेजर होता है आपको इसको आपको पता चलेगा क्या, इसको कैमरा में नहीं आएगा। इस पे एक एक जगह पे ये कलर कोड है, ये येलो है, एक जगह पे व्हाइट है, एक जगह पे ब्लू है। तो ये एक एक कलर कोड के बीच में कुछ रीडिंग्स है जो बैटरी का चार्ज में कितना होना चाहिए और डिस्चार्ज में कितना होना चाहिए, ये रीडिंग इसमें तय करता है। तो वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रीडिंग आपको बाद में बताता हूँ, पेपर में बताऊंगा। तो और इसमें इसका आउटपुट वोल्टेज देखेंगे, एवरी सेल का आउटपुट वोल्टेज, ये डीसी मोड में दिया, देखिए ये बैटरी में क्या है, इसमें दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या आउटपुट वोल्टेज है वो दिखाएंगे, ऐसा मेजर करना है। एक बैटरी 12 वोल्ट का है, दो बैटरी फिर 24 वोल्ट का होगा। तो इस तरह से सीरीज करके ये पावर कनेक्टेड रहते हैं, लोड के हम लोग इस तरह से लोड लेते हैं। तो ये देखिए ये नेगेटिव में डाला, ये पॉजिटिव में डाला, ये 12.2 बता रहा है। दोनों मेजर करेंगे तो ये 24 ही बताएंगे, 24 या 5, क्योंकि अभी ये 24.5, ठीक है। ये ऐसा अगर ये मान लिया 12 के ऊपर है वोल्ट तो ये बैटरी ठीक है, चार्ज है। अगर 12 से नीचे आ गया हाँ तो हमको इसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज करने के टाइम ध्यान रखने का हमेशा ट्रिकल चार्ज में होता है, बूस्ट चार्ज में नहीं। हम लोग हमेशा ट्रिकल चार्ज रखते हैं, क्योंकि बूस्ट चार्ज में हाई एम्पियर लेता है और ज़्यादा एम्पियर से कारण अगर बैटरी चार्ज होगा तो बैटरी गर्म होगा, गर्म होने से बैटरी खराब हो सकता है, बैटरी का लाइफ कम हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा गर्म हीट होगा तो बैटरी का जो अंदर का प्लेट है वो बकेल हो जाता है, बकेल होकर वो प्लेट को खराब करता है। तो इसको हमेशा बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, जिसके लिए बैटरी अगर ऐसे ही पड़ा रह गया, कहीं लोड में कनेक्टेड नहीं है तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए बैटरी को हम लोग हमेशा ट्रिकल चार्ज में रखते हैं। देखिए घर पे जो इन्वर्टर रहता है, घर पे इन्वर्टर क्या ऑटो है, आप घर पे जो बैटरी आप लोग लेते हैं तो उसमें इन्वर्टर में क्या रहता है, हमेशा ऑटो। अगर चार्ज डिस्चार्ज हो गया अपने आप चार्ज होते रहता है। तो इसको हमेशा वो सिस्टम चालू रखना चाहिए। तो हमारा भी यही है, हमेशा ट्रिकल चार्ज में चालू रखता है। अगर बैटरी चार्ज हो गया फिर वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ठीक है। तो बैटरी ये इमरजेंसी बैकअप के लिए है। और दूसरा भी हमारे बैटरी है जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करता है। हमारा 2 जनरेटर है, 2 मेन इंजन है, तो उसका भी सेम बैटरी है, सिर्फ इससे एम्पियर आवर ज़्यादा बैटरी है। ये 150 एम्पियर का है, वो 200 एम्पियर है। तो जैसा जिधर लोड है उस तरह का एम्पियर यूज़ करता है, एम्पियर वाला बैटरी यूज़ करता है। चाहिए उसमें जहाँ बैटरी रखता है, जहाँ पे स्टोर करता है बैटरी, उस जगह पे वेंटिलेटर सिस्टम होना चाहिए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, घर में जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं हम लोग घर के अंदर ले लेते हैं। ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि जो एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में एक गैस तैयार होता है बैटरी के सिस्टम के अंदर। इस गैस को निकालने के लिए ये देखिए ये कैप रहता है, ये जो कैप देखता है एक इसके अंदर अगर गैस होगा तो ये गैस यहाँ से बाहर आएगा, बहुत ही हार्मफुल है। इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग जब भी बैटरी यूज घर में इमरजेंसी बैकअप के लिए यूज करते हैं तो बैटरी को एक अलग जगह में जो ओपन एरिया है जहाँ गैस हमारे घर में बच्चे लोग रहते हैं, सब रहता है, वो उन लोग के लिए हार्मफुल है। इवन हम लोग बड़े लोग आदमी है वो भी हमारे लिए वो खराब है। तो बैटरी अगर रखना है तो कोई ओपन जहाँ गैस को बाहर ओपन एयर में चला जाता है उस स्पेस पे रखिए। और नहीं तो जो बॉक्स बनाता है वो बॉक्स को ऐसा वेंटिलेटर सिस्टम बनाइए जो ओपन एयर को वो गैस चला जाता है। अगर घर के अंदर
रहेगा तो घर में वो गैस सबको इनहेल करेगा तो वो खराब है। तो ये चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल है। वो हाइड्रोजन रहता है, गैस जो वहाँ से निकलता है वो हाइड्रोजन गैस है, जो हमारे शरीर के लिए खराब है, कैंसर भी हो सकता है। तो ये चीज अच्छा जगह पे रखना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए बैटरी को, और जहाँ रखेगा उधर लकड़ी का बॉक्स भी होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग फाइबर का यूज करता है, घर पे आप लोग लकड़ी का बॉक्स बना के उसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर वेंटिलेटिंग सिस्टम होना चाहिए। देखिए ये भी बॉक्स ही है, लेकिन हम लोग इधर तो देखो ये वेंटिलेटर सिस्टम बना के दिया है। हाँ, ये ओपन एयर में ये बॉक्स अगर लगा दिया तो ये चला जाएगा ओपन एयर में ये गैस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको बताऊंगा, जो अंदर होता है। चलिए स्टार्ट। तो आपको पता चल गया होगा कि बैटरी का मेंटेनेंस क्या होता है, उसमें आपको जो बताया 1 by 1। तो अभी अब बैटरी में जो पावर हमको मिलता है वो किस वजह से मिलता है, तो एक दो प्लेट ड्राइंग करके बताता हूँ। तो जो ये होता है, ये पॉजिटिव प्लेट्स, ये नेगेटिव प्लेट्स, और इस प्लेट को कुछ इलेक्ट्रोलाइट रहता है जो होता है H2SO4। ठीक है, वो प्लेट ये H2SO4 सोल्यूशन के अंदर ये डूबा रहता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड हम बोलते हैं, ये जो होता है H2SO4 होता है, वो डाइल्यूट एसिड देगा, वो डाइल्यूट H2SO4 रहता है, वो डाइल्यूट रहता है डिस्टिल वाटर से, डिस्टिल वाटर H2O। वो डाइल्यूट H2SO4 से ये प्लेट इसके अंदर डूबा हुआ रहता है, और ये प्लेट में एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो जो कैथोड होता है वो PbO2 होता है, और जो एनोड होता है वो Pb होता है। PbO2 क्या है, ये लेड पैरोक्साइड है, और Pb होता है ये लेड स्पॉन्ज लेड होता है। जो वो क्या रहता है, इसको ये बाहर लोड से कनेक्टेड रहता है। जो भी लोड हमारा जहाज पे है या आपका घर पे है, जो पंखा लाइट जाता है, ये मान लीजिए ये है, तो ये है लोड, ये PbO2 है, और ये Pb है, ये H2SO4 है, वो डाइल्यूट रहता है। जो बैटरी के अंदर जो पानी रहता है ना, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल क्या है, H2SO4 है, डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स्ड है। कितना परसेंटेज है, 3:1 पे, 3:1, 3 भाग केमिकल रहेगा, 1 भाग डिस्टिल वाटर रहेगा, मतलब 3 भाग H2SO4 रहेगा, प्योर H2SO4, और 1 बार पानी के साथ मिक्स करके ये भरा हुआ रहता है। तो उसमें डिस्चार्जिंग में क्या रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसके वजह से हमको आउटपुट मिलता है, वोल्टेज मिलता है, उसको आपको बताएंगे। ये केमिकल रिएक्शन में ये जब ये लोड कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, ये जो H2SO4 जो होता है, ये H2SO4 आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयन पे डिवाइड हो जाएगा। पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस एवं नेगेटिव सल्फेट आयन से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होकर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस जो है वो ये लेड पैरोक्साइड को जाके कांटेक्ट पे आएगा, फिर उसमें केमिकल रिएक्शन बनेगा, और ये सल्फेट आयन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पे जाके ये रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन बनेगा। तो उस केमिकल में क्या रिएक्शन होता है आपको बताता हूँ। ये PbO2 है, इस पे अगर हाइड्रोजन आयंस इसके साथ कांटेक्ट पे आया, फिर ये बनता है PbO प्लस H2O। ये इतना केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर से ये PbO जो है, ये अपना लेड ऑक्साइड जो है, फिर H2SO4 के साथ फिर एक बार कांटेक्ट में आके केमिकल रिएक्शन में होता है। क्या होता है, PbO अगर H2SO4 के साथ जाएगा, फिर ये क्या बनेगा, PbSO4 प्लस H2O। इतना केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ लेड ऑक्साइड क्या करता है, ये
हाइड्रोजन आयन के साथ मिक्स करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, रिसीव करके ये रिएक्शन बनता है, फिर हाइड्रोजन आयन बनता है, फिर हाइड्रोजन आयन का H2SO4 के साथ मिक्स होकर ये केमिकल रिएक्शन बनता है। और जो ये सल्फेट आयन क्या करता है, सल्फेट आयन ये लेड के साथ रिएक्शन होता है। सल्फेट आयन क्या करता है, Pb के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, तब क्या बनता है, PbSO4। ओके, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये जो लेड पेरोक्साइड और लेड से प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करता है और नेगेटिव आयन कुछ इसको देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस होता है, कुछ रिसीव ये करता है, कुछ सल्फेट इसको लेड के साथ जाता है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस तैयार होता है। अगर हम लोग को पता है कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस तैयार हुआ तो उधर क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। जो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही ये लोड है। तब ये क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ ये जो इम्बैलेंस तैयार होता है, जो इनइक्वालिटी तैयार होता है ये इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो बैलेंस बनाने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसा दौड़ता रहता है। फिर यहाँ ऐसा इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स को इस लोड के जरिए ये बैलेंस करने में के लिए लगा रहता है। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स का हेरफेर होगा तभी ये इधर एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमको उसको वोल्ट में मेजर करता है। जो 12 वोल्ट मेजर करते हैं ना, वो ये पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का और ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स का जो भागदौड़ होता है वही है वोल्ट में मेजर होता है। ठीक है, इतना ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये जो होता है, ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे, डिस्चार्जिंग जब होता है, ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे केमिकल रिएक्शन बनता है। सेम वही अगर रिएक्शन फिर से ये क्या होता है, बैटरी जब ये डिस्चार्जिंग हुआ तो ये बैटरी का जो डेंसिटी है वो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का डेंसिटी वो फॉल्स करता है। बेसिकली हम जब चार्ज और डिस्चार्जिंग का जो इलेक्ट्रोलाइट ये है डेंसिटी है वो क्या मेजर करता है, डिस्चार्जिंग में होता है। अगर डिस्चार्जिंग में मेजर किया तो वो जो हाइड्रोमीटर आपको बताया उस पर यही मेजर होता है। जो डिस्चार्जिंग में उसका जो रीडिंग रहेगा वो 1.5 से 1.8 के बीच में रहेगा। ठीक है, 1.5 से 1.8 के बीच में रहेगा। और अगर बैटरी फुल चार्ज है तो क्या बताएगा, चार्ज के टाइम पे बताएगा इसमें 1.18 है, ये आपको 1.18 के बीच में बताएगा। ये 1.2 के आसपास रहेगा। ठीक है, 1.21 के आसपास रहेगा। तो ये अगर ये रीडिंग जो है 1.18 बताया तो ये डिस्चार्ज है, मतलब उसमें ऐसा रहता है 1250 या 1150, 1110। तो ये जो 1180 के आसपास रहेगा तो ये बैटरी डिस्चार्ज माना जाएगा। और अगर 1200 से 1250 के बीच में है तो वो बैटरी चार्ज माना जाएगा। तो बैटरी का जो अगर और दूसरा तरीका से भी हम माप सकते हैं। ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर आपको दिखाया, ये मल्टीमीटर से आप वोल्ट माप सकते हैं, दोनों टर्मिनल के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है तो वो इससे मेजर करता है। तो ये 12 वोल्ट अगर मिला और 12 वोल्ट से कम मिला तो डिस्चार्ज है बैटरी। तो इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग तय करने का ये दो जरिया है। ठीक है, एक बार हाइड्रोमीटर से भी बता सकते हैं और ये इससे भी बता सकते हैं। तो ये डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये केमिकल रिएक्शन होता है। और सेम क्या होता है, अगर इसको फिर से चार्ज करना है तो उसको क्या करें, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो लाना पड़ेगा। जो ये बीच में जो केमिकल का पहले का जो ओरिजिनल फॉर्म था, फिर से उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा तो बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए उसको क्या करते हैं हम, फिर इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नली कोई डीसी चार्जिंग सिस्टम कनेक्टेड रहता है, डीसी पावर इसको कनेक्टेड करता है, फिर उसको चार्ज करता है। अगर देखिए ये फिर से अब चार्जिंग के टाइम में क्या होता है, ये प्लेट से इसको हम पॉजिटिव माना जाएगा, ये नेगेटिव से। तो फिर ये इसके बीच में वो जो रहेगा साइड इलेक्ट्रोलाइट जो है सल्फ्यूरिक एसिड हो रहेगा, ये PbO2 था, ये Pb था। ओके, तो ये फिर से क्या होगा, ये फिर इसको हमको चार्ज करने के लिए एक्सटर्नली डीसी
चार्जिंग सिस्टम इसमें कनेक्टेड रहेगा। हाँ, ये अगर 12 वोल्ट है तो इससे ज़्यादा वोल्ट से इसको चार्ज करना पड़ता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया और इसको 12, बेसिकली ये 12 वोल्ट है तो 13 या 14 वोल्ट डीसी कनेक्टेड चार्ज कनेक्टेड करेगा इसके साथ। कनेक्टेड जैसे ही और डीसी मिलेगा तो ये फिर इसमें दूसरा केमिकल रिएक्शन बनना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तब ये क्या करेगा, H2SO4 जो कुछ बचा रहेगा, जो चार्जिंग के डिस्चार्जिंग के टाइम कुछ डाइल्यूट हो जाता है, मतलब इसका डेंसिटी ये डाइल्यूट हो जाता है, जो H2SO4 डाइल्यूट होकर कुछ H2SO4 उसमें बचा रहता है। तो फिर वो क्या केमिकल रिएक्शन शुरू करेगा। फिर जो ये हाइड्रोजन जो है और ये सल्फेट, पॉजिटिव हाइड्रोजन और सल्फेट नेगेटिव सल्फेट आयन क्या होगा, ये फिर क्या होगा, ये पीबी के साथ चला जाएगा और ये सल्फेट जो है ये इसके साथ चला जाएगा, इस प्लेट के साथ चला जाएगा, लेड पेरोक्साइड के साथ ये केमिकल रिएक्शन में चला जाएगा। तो तब क्या बनता है, देखिए तब वो फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, जो इसका बैटरी का जो ओरिजिनल फॉर्म में था वो फॉर्म में आ जाएगा। जब ये पीबी के साथ कनेक्ट होगा तो ये क्या होगा, ये पीबी जब डिस्चार्ज हो गया था तो वो PbSO4 बना हुआ था, फिर इसके साथ ये हाइड्रोजन आयन केमिकल रिएक्शन बनेगा, तब जाके ये बनेगा Pb प्लस SO4 H2SO4। डिस्चार्ज होने के टाइम ये प्लेट ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ये बना हुआ रहता था, फिर उसके साथ वो हाइड्रोजन आयन मिक्स हो गया, केमिकल रिएक्शन ना, तो Pb H2SO4 बना। फिर इसके बाद फिर ये दोबारा रिएक्शन बनता है, तब क्या होता है, ये PbSO4 प्लस 2H2 प्लस SO4, फिर ये एक बार केमिकल रिएक्शन बनता है। फिर क्या होता है, फिर बनता है PbO2 प्लस H2SO4। ये देखिए जो ये ओरिजिनल बैटरी का जो फॉर्म था वो फिर से वापस आ गया। इस केमिकल रिएक्शन का ये वजह से ये PbO2 बना, फिर H2SO4 बना, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे केमिकल रिएक्शन बनते हैं, जो इसको केमिकल एनर्जी, बेसिकली ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, जो बैटरी जो क्या करता है, बैटरी जो आउटपुट हमको मिलता है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमको वोल्ट के रूप में मिलता है। जो वोल्ट हमको मिलता है वो एक्चुअली जो उसका अंदर ज्यादा वोल्ट मिलता है हमको, ये बाहर उससे ज्यादा अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से ज्यादा वोल्ट तैयार होता है। लेकिन क्यों कम मिलता है, इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस काम करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस काम करने से वो कुछ वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, बाद में वो आउटपुट में हमको 12 वोल्ट मिलता है। तो इंटरनल उसका जो आपको फॉर्मूला अगर आपको बताऊंगा, तो जो अंदर जो वोल्ट रहता है उसको हम ई से मेजर करते हैं। ये मतलब EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, तो E=V प्लस IR होता है। तो आपको बता रहा था, जो इसके बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके अंदर वोल्ट जो पैदा होता है वो V से ज्यादा है। तो वो हमको V जो ये जो आउटपुट मिलता है वो कम मिलता है, अंदर ज्यादा वोल्टेज तैयार होता है। लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस की वजह से हमको कम वोल्टेज रहता है, ऊपर मिलता है। तो इसको आप अगर देखेंगे तो इस तरह से मेजर हो, जो बैटरी का वोल्टेज अगर देखेंगे तो E=V प्लस IR होता है। ये IR क्या है, ये IR ही है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो वोल्ट के साथ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो जो E मिलेगा, जो ये जो वैल्यू आएगा वो अंदर का वोल्टेज देगा। लेकिन हमको अंदर वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते, वो सील्ड है और प्रोसीजर भी नहीं है। जो आउटपुट लीड है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो लीड है उसमें से हम लोग मेजर कर सकते हैं, वोल्ट ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेने के लिए सोचता है जो इन्वर्टर का एक लेंगे तो बैटरी कितना बड़ा लेंगे छोटा लेंगे, हाँ उसका इन्वर्टर क्या कितना बड़ा छोटा लेंगे, ये हम लोग को पता नहीं था। अगर थोड़ा सा नॉलेज रखा, अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमको बैटरी दूसरे से फिर पूछने का जरूरत नहीं, हमको कितना बैटरी बड़ा बैटरी लेना, छोटा लेना, कितना एम्पियर का लेना है, कितना KVA कितना VA का लेना है इन्वर्टर, हाँ तो ये हम तय कर सकते हैं। आपको एक फार्मूला आराम से बता देता हूँ। देखिए जो घर पे जो लोड है हमारा, घर पे उतना पहले तो लोड हमारा क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक पंखा चल रहा है,
एक पंखा चल रहा है, मतलब 4 पंखा चल रहा है, तो एक पंखा का कितना है, 60 वाट का है एक पंखा। तो अगर 60 वाट का है तो ये 4 पंखा कितने का हुआ, 240 का हुआ। और 5 लाइट चल रहा है, तो 5 लाइट का अगर मान लीजिए 9 वाट का भी एक लाइट आता है, तो 5 लाइट पे 245 हुआ। और भी लोड्स अगर कुछ और है, एक टीवी चल रहा है, तो टीवी में ज़्यादातर कितना 100 वाट का रहेगा, 100 वाट का रहेगा, तो एक टीवी फिर इस पर 100 वाट होगा। इस तरह से हमको जो जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर में चलने वाला, तो वो हम उसको अगर जोड़ लेंगे जो कितना टोटल वाट होता है, लोड कितना है टोटल, तो आपको इजी पता था। 2 2 4 1 5 585 होगा है ना, ये टोटल लोड हुआ, 585 का लोड हो गया। तो अभी ये बैटरी कितना एम्पियर का लेना है, जो हमको ये क्या करेगा कि कितना एम्पियर का लेना है। मान लीजिए इतना 585 वाट का है, तो ये बैकअप टाइम हमको, बैकअप टाइम क्या हिसाब से हम मेजर करेगा। मान लो 5-6 घंटे का, ये कितना, ये देखिए अगर 200 एम्पियर का लेता है तो कितना बैकअप देगा, 150 एम्पियर ले तो कितना बैकअप देगा। मान लीजिए आप 200 एम्पियर का बैटरी ले, तो ये इसमें फॉर्मूला जो होता है, ये भी वोल्ट कितना बैटरी का वोल्टेज है वो, और कितना एम्पियर आवर है वो होता है, और कितना बैटरी है, नंबर ऑफ बैटरी नंबर ऑफ बैटरी, और बैटरी का एक एफिशिएंसी होता है, जो हमेशा बैटरी हम लोग पूरा डिस्चार्ज नहीं कर सकता है, तो उसका कुछ 80% ही यूज करते हैं। पूरा डिस्चार्ज बैटरी करा तो बैटरी फिर लोड फिर चार्ज करने में बहुत ये हो जाएगा, टाइम ले लेगा, और बैटरी ठीक नहीं है, बैटरी के पूरा डिस्चार्ज भी नहीं करना ठीक नहीं है। तो उसका एक जो 80% ही हम यूज कर सकते हैं, तो उसको एक कुछ एफिशिएंसी होता है, जो हम लोग इस वैल्यू से हम अगर देखेंगे तो 0.8% उसका एफिशिएंसी है। इसका एफिशिएंसी लिखो इधर, एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय टोटल लोड, जो हमारा टोटल लोड होता है, ये टोटल लोड है। तो जो ये वैल्यू अगर इधर बैठा था कि हमारा बैटरी कितना है, 12 वोल्ट का है, और एम्पियर आवर कितना है, मान लीजिए हम 200 एम्पियर आवर का बैटरी लिया, नंबर ऑफ बैटरी कितना, एक ही लिया, और इसका एफिशिएंसी 0.8 अब पकड़ लिए। ये एक वैल्यू ये सेट है, 0.8 ही पकड़ लीजिए। ये टोटल लोड हमारा मिला था कितना, 585। तो ये कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा, देखिए कितना घंटे का बैकअप देगा आपको बता दें। 12 × 200 × 0.8 क्या होता है, 920585 डिवाइडेड बाय 585 कितना, ये 3.2, ठीक है, 3.2 आवर्स। ये 3.2 आवर्स मतलब 3 घंटा 12 मिनट तक। ये अगर 200 इतना लोड हुआ, 585 वाट का लोड हुआ, तो ये 200 एम्पियर का बैटरी हमको अगर फुल लोड में चलाएंगे तो सब बाल, सब पंखा, सब चलाएंगे। एक्चुअली जरूरत तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मान लीजिए सब पंखा सब लाइट, तो भी 3 घंटा 12 मिनट तक आपको ये दे देगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करके ले सकता है जो कितना एम्पियर का आवर का बैटरी लेना चाहिए। हाँ, फिर इस तरह से इन्वर्टर भी आप अगर 585 वाट है तो कितना VA का इन्वर्टर लेंगे, 585 ये VA होता है ना। इन्वर्टर हमेशा ये 750 VA या 1000 VA, इस तरह से ये इन्वर्टर का डेफिनेशन होता है। तो ये VA क्या है, बेसिकली VA मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर। तो ये पावर का जो फॉर्मूला है, ये पावर इक्वल टू वाट क्या है, वाट है पावर, ये P इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। तो ये P मतलब पावर, P मतलब जो होता है ये पावर होता है। और पावर का जो यूनिट हम स्पेसिफिकेशन देखता है तो वो क्या हम वाट में देखता है। पावर मतलब वाट है, तो यही जो वाट है यही पावर है, ठीक है। तो ये वाट VA जो होता है बेसिकली वाट होता है,
कितना वाट का VA लेना है, मतलब इन्वर्टर लेना है, सॉरी VA नहीं इन्वर्टर लेना है। ये VA मतलब वाट ही है। तो कितना हमारा लोड अगर 85 वाट है 5 बैटरी तो इससे ज़्यादा लेंगे हम, ये 750 वाला ले लेंगे, ठीक है। एक थोड़ा ज़्यादा जो लोड है उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि उसमें भी इन्वर्टर में थोड़ा जो है वो एफिशिएंसी होता है। अगर 750 वाट है तो वो थोड़ा कम वाट आउटपुट देगा, हाँ, उस पर एफिशिएंसी लेकर रहता है 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे एफिशिएंसी लेकर रहता है। तो जो लोड टोटल लोड है उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो आपको ये बराबर उसको बैटरी के साथ मैच हो जाएगा। तो इसमें पता चल गया आपको अगर घर में बैटरी लेना है तो किस तरह से आपको बैकअप टाइम मेजर करके लेना पड़ता है, और इन्वर्टर लेना है तो किस तरह से लेना पड़ता है। ये थोड़ा आइडिया, बेसिक आइडिया आपको दे दिया। जो हम लोग को बैटरी हम लोग ले लेता है, घर पे ले लेता है, लेकिन हमारा मेंटेनेंस का अभाव में वो बैटरी अगर कंपनी 2 साल दे देते हैं वारंटी, लेकिन उतना उससे पहले बैटरी बैकअप टाइम कम हो जाता है, हाँ, मेंटेनेंस के खराब होने से। अगर मेंटेनेंस थोड़ा बहुत रहेगा, वो एक हाइड्रोमीटर ले लिया और एक मल्टीमीटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हाइड्रोमीटर ले लिया तो उसी से पता चलेगा। वो हाइड्रोमीटर ले लिया और ये कुछ पेट्रोलियम जेली, कभी कभी उसको साफ करके, टर्मिनल को साफ करके पेट्रोलियम जेली लगा दिया, जिसपे वो कार्बन नहीं जमेगा, सल्फेट जो जमता है वो नहीं जमेगा। और दूसरा जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेजर हाइड्रोमीटर से मेजर करके पता कर लेगा, जो उसका डेंसिटी क्या है, जो डेंसिटी का वैल्यू आपको बता दिया। इस थोड़ा बहुत आइडिया रखेगा तो आपका बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा देगा और बैटरी ज़्यादा दिन चलेगा, तो जल्दी खराब होने का चांसेस नहीं रहेगा, और आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि ये बैटरी हम लिया, अच्छे से यूज़ कर पाया। बेसिकली मेरे को समझाने का, जांच में तो है ही है, हमारा मेंटेनेंस रहता है, लेकिन ये वीडियो के जरिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी सभी घर पे बैकअप के लिए इन्वर्टर ले लेते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है, हमेशा सीजन अभी तो चेंज हो रहा है, गर्मी का सीजन में गर्मी नहीं है कुछ, और पहले जो टेम्परेचर होता था उससे ज़्यादा होने लगा, तो अभी बैकअप और पावर कभी कभी बिजली काट हो जाता है, तो हमको घर पे चाहिए रहता है। बच्चा रहता है, बच्चे लोग अपने लिए नहीं तो बच्चे लोगों के लिए चाहिए रहता है। तो अगर वो उतना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा भी सही से यूज होना चाहिए। अगर थोड़ा मेंटेनेंस किया तो वो पैसा हमको वसूल हो जाता है, नहीं तो आप हमेशा धोखा में रहोगे। और खरीदने के टाइम पे कि अगर थोड़ा नॉलेज रखोगे तो जो आपको बेचने वाला वो आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको चाहिए 100 एम्पियर का बैटरी, वो दे देगा, तो उसको फायदे के लिए 200 एम्पियर का दे देगा, बोले ये ले लो और ज़्यादा दिन चलेगा, लेकिन ज़्यादा हमको यूज ही नहीं होगा। तो उतना चाहिए नहीं, लेके हमको सिर्फ इन्वेस्ट करने, पैसा बर्बाद करने के रहेगा। तो ये थोड़ा आप नॉलेज रख सकता है। और बैटरी लेने के टाइम पे जब खरीदेगा तभी एक चीज़ ध्यान रखने का कि बैटरी का जो मैन्युफैक्चर डेट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार बताया था, देखिए बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज है, बैटरी अगर पड़ा भी रहेगा तो अपने आप वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर क्या होता है वो चार्ज करना पड़ता है, फिर पूरा चार्ज करने के लिए अगर बहुत दिन यूज नहीं हुआ तो चार्ज करके आपको देगा, तो फिर वो ठीक नहीं है। और बैटरी का पानी का वाटर लेवल हमेशा जो इंडिकेटर दिखाया वो इंडिकेटर को देख के ही लेना है। बैटरी का पानी कम नहीं होना चाहिए, वो इंडिकेटर का जो रेड वाला है वो एकदम टॉप में जो ग्रीन मार्क है उसके ऊपर होना चाहिए। अगर लेने के टाइम आप देखा जो इंडिकेटर में देखा रहा है और इंडिकेटर डाउन देखा रहा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट कम है, तो आपको वो बता सकते हैं। अभी मैं इसमें आपको कोई बात नहीं, इसमें मैं आपको लेवल बढ़ा देता हूँ, डिस्टिल वाटर ऐड करते तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर वो बोलेगा जो मैं डिस्टिल वाटर ऐड करके देता हूँ तो नहीं लेने का, क्योंकि कंपनी एक वैल्यू के हिसाब से उसको वो जो 3:1 के हिसाब से देता है। अगर उसमें डिस्टिल वाटर और ऐड किया तो वो उसका डाइल्यूट हो जाएगा, और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, और केमिकल का जो शक्ति वो कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा दिन वो बैटरी को आपको बैकअप नहीं देगा। तो जब भी वो ओपन करे तो नया सील देखेगा तो उस पर वो इंडिकेटर बराबर होना चाहिए, लेवल बराबर होना चाहिए, ठीक है, और मैन्युफैक्चर डेट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये सब थोड़ा ध्यान रख के लेने का। तो इतना ही है। जो अभी सिप का जो है वो तो आपको बता ही दिया किस पर्पज हम लोग बैटरी यूज करता है। बैटरी 2 टाइप का होता है, एक वो प्राइमरी सेल बोलता है, एक सेकेंडरी सेल। ये जो बैटरी है ये लेड एसिड वाला बैटरी जो होता है ये चार्जेबल होता है, इसको हम सेकेंडरी सेल में जो बुक के हिसाब से इसको सेकेंडरी सेल बोलता है। और जो प्राइमरी सेल होता है वो हमारा जो पेंसिल सेल होता है, घड़ी पे लगाता है, ठीक है, जो टॉर्च पे लगाता है,
तो वो सब वो सेल हो गया प्राइमरी सेल जो यूज एंड थ्रो। और ये सेकेंडरी सेल क्या होता है, चार्जेबल होता है। ये इसको हम चार्ज करेगा तो फिर पुराना फॉर्म में आ जाता है, फिर काम शुरू मैंने वर्किंग में फिर जो पहला था जैसा सिस्टम था ऐसा फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इतना जो हमारे हिसाब से है आपको बता दिया। अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक करना और साथ साथ में सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा नहीं है, 3-4 वीडियो अपलोड किया है। हाँ, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी लगा देना, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको मालूम हुआ आते रहे, आपका नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर कुछ गलती होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर कुछ आपको पूछना है तो कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, फिर आपको मैं रिप्लाई में बताऊँगा क्या है।